हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी में चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर 11 है, क्लास 11th का। इस चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में अभी तक हमने प्लाज्मोलाइसिस तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक के वीडियोस नहीं देखे प्लाज्मोलाइसिस तक के, पहले उन वीडियोस को देखो बच्चों। फिर आज हम नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कशन जिसके बारे में इम्बाइबिशन है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले इसको हम समझेंगे, फिर इसको एनसीईआरटी में क्या गिवन है उसको हम फिर देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि इम्बाइबिशन क्या है। जनरली इम्बाइबिशन एक तरह का डिफ्यूजन ही होता है। इसमें भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो वाटर मॉलिक्यूल्स उनका मूवमेंट होता है और अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो इसलिए इम्बाइबिशन भी एक तरह का डिफ्यूजन है। देखो डेफिनेशन, यहाँ पे पहला वर्ड है कि एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है पहले तो ये पता कर लो। एडजॉर्प्शन होता है कि सॉलिड के ऊपर लिक्विड या पार्टिकल्स का अटैच है ना, उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। आप जनरली जो पढ़ते हो आप एब्जॉर्प्शन पढ़ते हो। आप क्या पढ़ते हो? एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे एडजॉर्प्शन, यहाँ पे सॉलिड के ऊपर लिक्विड या पार्टिकल अटैच हो जाएंगे, उसको बोलेंगे एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन ऑफ लिक्विड बाय सॉलिड मटेरियल, यहाँ पे देखो सॉलिड के ऊपर जो है लिक्विड का एडजॉर्प्शन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम इम्बाइबिशन, कि यहाँ पे सॉलिड के ऊपर लिक्विड के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हो जाते हैं, तो इसको बोलेंगे हम इम्बाइबिशन। देखो यहाँ पे इम्बाइबिशन में क्या होगा, हमारे पास एक तो सॉलिड पार्टिकल होना चाहिए या सॉलिड मटेरियल होना चाहिए और साथ में लिक्विड होना चाहिए। तो ये दोनों की रिक्वायरमेंट है, इन दोनों के बीच में एफिनिटी होगी तभी ये बाइंड कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल सॉलिड के ऊपर एडजॉर्ब होंगे और फिर एब्जॉर्प्शन होगा उनका। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझते हैं। हमारे पास जैसे एक ड्राई वुड है, एक ड्राई वुड है। ड्राई वुड में देखो आपको पता है कि वहाँ पे बहुत ही कम पानी है, तो इसलिए ड्राई वुड का वाटर पोटेंशियल बहुत ही लो है। ड्राई वुड का वाटर पोटेंशियल बहुत ही लो है। जबकि एटमॉस्फेयर में देखो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे मॉइस्चर है। मान लो रेनी सीजन है, उस टाइम पे बहुत सारा मॉइस्चर रहता है एटमॉस्फेयर में, तो इसके आसपास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स के सराउंडिंग में चारों तरफ। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, फ्री एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है। साई डब्ल्यू आपको पता है कि साइन यूज़ किया जाता है वाटर पोटेंशियल को डिनोट करने के लिए। तो बाहर ड्राई वुड के हाई वाटर पोटेंशियल है, अंदर जो है वो लो वाटर पोटेंशियल है। अब देखो धीरे धीरे क्या आपको वाटर मॉलिक्यूल इसके पास में आना शुरू हो जाएंगे। जब इसके पास में आएंगे तो ये सरफेस पे अटैच हो जाएंगे। तो सेकंड डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो है सॉलिड के ऊपर आकर के अटैच हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे अटैच होने के कारण इसी को बोलते हैं हम एडजॉर्प्शन। सॉलिड के ऊपर लिक्विड के पार्टिकल्स का अटैच हो जाना ये कहलाता है एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन हो रहा है बच्चों, पहले एडजॉर्प्शन होगा, लिक्विड के पार्टिकल चारों तरफ उसको सराउंड कर लेंगे, तो यहाँ पे एडजॉर्ब हो जाएंगे। अब देखो क्योंकि बाहर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा था और अंदर वाटर पोटेंशियल कम है, इसलिए पानी जो का मूवमेंट जो हो रहा है वो वाटर पोटेंशियल के बेस पे कह सकते हैं कि हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल की तरफ हो रहा है। तो जैसे ये एडजॉर्ब होंगे, फिर इसके अंदर देखो वॉइड्स होंगे, खाली स्पेस होगा, ड्राई वुड है तो उस स्पेस में यहाँ पे पानी अंदर जाना एब्जॉर्ब हो जाएगा। पहले एब्जॉर्ब हुआ, अटैच होगा, अटैच होने के बाद में एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो अब अंदर जाना शुरू हो जाएगा ना, तो उसको बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन होगा और इस प्रोसेस को कंप्लीट को बोलेंगे इम्बाइबिशन, कि पहले एब्जॉर्ब हुआ, सरफेस के ऊपर अटैच हुआ, फिर उसके अंदर वाटर पोटेंशियल कम था तो उसके अंदर जाकर के वो पेनिट्रेट हो गया, एब्जॉर्ब हो गया पानी, तो इसीलिए यहाँ पे हुआ इम्बाइबिशन। तो प्रोसेस का नाम पड़ गया इम्बाइबिशन, इम्बाइब हो गया पानी, तो इसलिए प्रोसेस का नाम बोला हमने इम्बाइबिशन। जैसे ही अंदर जाएगा फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ इम्बाइबेंट इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज होगी। इम्बाइबेंट किसको बोला हमने? जो ड्राई वुड या सॉलिड मटेरियल जो होता है उसको बोलते हैं हम इम्बाइबेंट। तो यहाँ पे दो टर्म आती हैं, जो इसको समझ लेते हैं। जो सॉलिड मटेरियल होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं इम्बाइबेंट या फिर एडजॉर्बेंट। जो सॉलिड पार्टिकल होता है उसके लिए हम या तो इम्बाइबेंट करते हैं या फिर एडजॉर्बेंट, जो कि एडजॉर्ब करता है। ठीक है, तो और जो लिक्विड होता है उसके लिए इम्बाइबेट, लिक्विड के लिए इम्बाइबेट। तो यहाँ पे दो टर्म आ गई, लिक्विड के लिए इम्बाइबेट इम्बाइबिशन के अंदर, और अगर सॉलिड मटेरियल है उसके लिए इम्बाइबेंट और एडजॉर्बेंट, जो कि एडजॉर्ब करेगा। तो आपको दो टर्म याद रखनी है, सॉलिड का जो है इम्बाइबेंट और एडजॉर्बेंट, और अगर लिक्विड है तो इम्बाइबेट।
तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ इम्बाइबेंट जो है वो इंक्रीज होगी। क्यों होगी? क्योंकि अंदर जो पानी गया पहले एब्जॉर्ब हुआ सरफेस पे, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके अंदर जाने के कारण वहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी इम्बाइबेंट की या सॉलिड मटेरियल की। तो इम्बाइबेंट यहाँ पे जो ड्राई वुड है उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी, और साथ में क्या होगा, पानी के वहाँ पे जाने से इम्बाइबिशन प्रेशर डेवलप होगा। क्या होगा? इम्बाइबिशन प्रेशर डेवलप होगा, मतलब इम्बाइबिशन प्रोसेस के कारण वहाँ पे उसके अंदर जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स की, वो वहाँ पे एक प्रेशर लगाएंगे, उसको बोलेंगे हम इम्बाइबिशन प्रेशर। वही रिस्पॉन्सिबल है उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए। तो वहाँ पे अल्टीमेटली जो इम्बाइबिशन प्रेशर होगा वही उसके अंदर चेंज लेकर के आएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज होने से इम्बाइबिशन प्रेशर डेवलप जो होता है उसका इफेक्ट देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो ये कॉमन प्रोसेस है इम्बाइबिशन जो कि आपको देखने को मिलती है। अब देखो इम्बाइबिशन इज ए टाइप ऑफ डिफ्यूजन। ये क्या है? एक तरह का डिफ्यूजन है। आपको पता लग गया, क्योंकि देखो डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन उनकी मॉलिक्यूल्स की जहाँ पे होती है, और उसकी जहाँ पे कम कंसंट्रेशन होती है, लो कंसंट्रेशन होती है मॉलिक्यूल, वहाँ होता है। तो यहाँ पे देखो वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हुआ है, और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर ज़्यादा थे, इनका वाटर पोटेंशियल बाहर ज़्यादा है, और वुड के अंदर लो वाटर पोटेंशियल है, तो इसलिए वाटर का मूवमेंट हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल हुआ। तो इसलिए यहाँ पे इसको हम बोल रहे हैं कि इम्बाइबिशन भी एक टाइप का डिफ्यूजन है, ये भी एक डिफ्यूजन है। और यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है, एक सॉलिड होता है एक लिक्विड होता है, तो लिक्विड का मूवमेंट होता है सॉलिड के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे इम्बाइबिशन होता है, क्योंकि उसका एड्जॉर्प्शन होता है सॉलिड के, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं इम्बाइबिशन। एग्जाम्पल देखो, एड्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय वुडन डोर ड्यूरिंग रेनी सीजन। रेनी सीजन में आपको मोस्ट कॉमनली घर में जो डोर होते हैं वो आपको देखने को मिलता है कि वो फूल जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो है, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होता है वो धीरे धीरे अंदर एड्जॉर्ब हो जाता है। एड्जॉर्ब होने के बाद फिर उनकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है, और वॉल्यूम इंक्रीज होने के कारण वहाँ पे इम्बाइबिशन प्रेशर डेवलप होता है, वही उनके अंदर चेंज लेकर के आता है, उसके कारण वो स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पूछा गया है कि रेनी सीजन में वुडन डोर क्यों फूल जाते हैं, क्यों स्वेल करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर जाएगा इम्बाइबिशन। तो आपको ये क्वेश्चन कॉमनली एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे देखने को मिलेगा कि नीट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, और आने वाले टाइम में भी ये आता रहेगा, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, ये जनरल फिनोमिनन है। तो इसलिए इम्बाइबिशन क्या है कि जिसकी वजह से वुडन डोर रेनी सीजन में फूल जाते हैं। तो ये बहुत कॉमन प्रोसेस इसलिए आपको देखने को मिलती है। ये एग्जाम्पल हो गया। अब आगे देखो प्रीरिक्विसाइट। अब यहाँ प्रीरिक्विसाइट देखो, हमने देखा कि वहाँ पे प्रीरिक्विसाइट क्या होनी चाहिए, एक तो वहाँ पे सॉलिड है एक लिक्विड है, तो इसका मतलब उनके प्रीरिक्विसाइट के लिए उनके बीच में एक एफिनिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एफिनिटी मस्ट बी प्रेजेंट बिटवीन इम्बाइबेंट एंड इम्बाइबेट। वहाँ पे एफिनिटी होनी ही चाहिए। मतलब समझ गए इस बात को कि इम्बाइबेट किसको बोल रहे हैं आप? लिक्विड को। इम्बाइबेंट जो कि सॉलिड मटेरियल है सॉरी तो दोनों के बीच में वहाँ पे एफिनिटी होनी ही चाहिए, दोनों के बीच में एफिनिटी होनी चाहिए। बिना एफिनिटी का बाइंड नहीं कर पाएंगे। कैसे एफिनिटी के समझो, ड्राई वुड जो है उसके पास में वहाँ पे वॉइड थे, स्पेस थे जहाँ पे पानी जा सकता है, तो इसलिए वहाँ पे पानी अंदर जाने के स्पेस अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पे इसके जगह पे कोई आयरन का मटेरियल ले लें जो कि आयरन का बना है, तो अगर वो रख देंगे तो वो पानी अंदर नहीं जाएगा, उसके अंदर चाहे कितना ही पानी अवेलेबल हो उसके आसपास, फिर भी क्यों? क्योंकि उसके पास वॉइड नहीं है, स्पेस नहीं है जहाँ पे पानी एंटर कर सके। तो पानी तो एब्जॉर्ब तो हो जाएगा, बट पानी रस कॉज करेगा कुछ टाइम बाद, वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होगा अंदर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इम्बाइबिशन देखने को नहीं मिलेगा। मगर वुड के केस में आपको इम्बाइबिशन देखने को मिला, क्योंकि अंदर वॉइड थे, फ्री स्पेस थे, इसलिए वहाँ पे पानी का मूवमेंट अंदर हुआ। तो इसलिए यहाँ एक प्रीरिक्विसाइट कंडीशन क्या है इम्बाइबिशन के लिए? एफिनिटी होनी चाहिए इम्बाइबेंट और इम्बाइबेट के बीच में, तो दोनों के बीच में एफिनिटी होगी तभी आपको इम्बाइबिशन देखने को मिलेगा। तो ये प्रीरिक्विसाइट बहुत ही मस्ट है। तो ऑर्डर ऑफ अफिनिटी के आपका क्वेश्चन आ सकता है, आपको एग्जांपल दे सकता है। आपको एग्जामिनर कैसे एग्जांपल देगा? देखो जैसे यहाँ पे एक ऑर्डर दिया है, यहाँ पे दिया ऑर्डर कि यहाँ पे सेलुलोज जिसके पास में कंपैरेटिवली और मटेरियल की कम एफिनिटी होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की, इम्बाइब करने की, उससे ज़्यादा किसके पास होती है? स्टार्च के पास में। और उससे भी ज़्यादा किसके पास होती है? प्रोटीन के पास में। और उससे ज़्यादा किसके पास होती है? पैक्टीन के पास में। और सबसे ज़्यादा किसके पास होती है? अगर अगर। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आपको पूछा जा सकता है कि ऑर्डर ऑफ एफिनिटी जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे होगा? सेलुलोज उससे ज़्यादा स्टार्च, उससे ज़्यादा प्रोटीन, उससे ज़्यादा पैक्टीन एंड उससे ज़्यादा अगार अगार। तो कैसे? अब आपको कोई सीड दे देगा, जैसे सीड दे दी आपको किसी क्रॉप के, और उसमें आपको पता है कि स्टोर्ड फूड उसमें अलग अलग होता है, जैसे पल्सिस दे दिया उसमें प्रोटीन होता है स्टोर्ड, ठीक है, किसी में आपको प्रोडक्ट दिया इसमें स्टार्च कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये कंपेरिजन करवा लेगा आपसे वहाँ पे
ठीक है। तो कंपैरिजन कैसे करवाया, जैसे वीट दे देगा, वीट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे अगर आपको कंपैरेटिवली देखना होगा तो एफिनिटी के बेसिस पे इम्बाइबिशन किस में ज़्यादा होगा, किस में इम्बाइबिशन प्रेशर ज़्यादा डेवलप हो सकता है अगर हम सेम अमाउंट लें, मगर वहाँ पे वेरिएशन कहाँ आएगी कि डिफरेंट टाइप के स्टोर्ड फूड अगर उसके अंदर है तो उसके बेसिस पे उसकी एफिनिटी वेरी करेगी। अब देखो यहाँ पे जिसमें सेलुलोज स्टोर्ड होगा उसमें कम होगा इम्बाइबिशन, जिसमें स्टार्च होगा उसमें उससे ज़्यादा होगा, और जिसमें प्रोटीन होगा उसमें सबसे ज़्यादा होगा, अगर हम यहाँ पे 3 तरह के मटेरियल की स्टडी करेंगे तो इसलिए क्वेश्चन यही आता है नीट के एग्जाम में कि यहाँ पे इम्बाइबिशन किस में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि सेलुलोज में कम होता है, स्टार्च में उससे ज़्यादा, और प्रोटीन में उससे ज़्यादा, और पैक्टिन में उससे भी ज़्यादा, और अगर कहीं पर स्टोर्ड मटेरियल है तो उसमें सबसे ज़्यादा वहाँ पे इम्बाइबिशन प्रेशर देखने को मिलेगा, और इम्बाइबिशन सबसे ज़्यादा होने के कारण वहाँ पानी का एब्जॉर्प्शन होगा। तो ऑर्डर ऑफ एफिनिटी भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो सेकंड रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, और क्या होना चाहिए कि वाटर पोटेंशियल का ग्रेडियंट होना चाहिए, बिना वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट के पानी का मूवमेंट नहीं होगा, वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है कि रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना ही चाहिए वहाँ पे, इसके बिना ये कंप्लीट नहीं होगा इम्बाइबिशन। सेकेंड दो यहाँ पे एक तो क्या है एफिनिटी होनी चाहिए, और दूसरा यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, यही दो प्रीरिक्विजिट हैं इसके लिए इम्बाइबिशन होने के लिए। ये फुलफिल जो करेगा मटेरियल उसी के पास में इम्बाइबिशन होगा। ये कंप्लीट हो गया प्रीरिक्विजिट। अब नेक्स्ट देखो मेथड, ये जो मेथड था ना ये प्री हिस्टोरिक मैन भी यूज करते थे। कैसे, आपको पता कि रॉक्स जो होते हैं, रॉक्स के बीच में अगर स्पेस होता था तो वो लोग क्या करते थे, रेनी सीजन से पहले वुड का कोई पीस काट के उसके बीच में लगा देते थे, बिल्कुल जितना स्पेस अवेलेबल होता था। अब उसके बाद में क्या रेन वहाँ पे फॉल होगी, रेनफॉल होगी तो वो जो वुड का मटेरियल है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, रेन वाटर को, और जैसे ही मॉइस्चर के कारण वहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, मतलब एड्जॉर्प्शन होगा, इम्बाइबिशन होगा उसके अंदर, तो एड्जॉर्प्शन होने के बाद में वहाँ पे पानी इंक्रीज हो जाएगा, पानी इंक्रीज होने के कारण वुड स्वेल करेगी, और वुड के स्वेल करने से वहाँ पे जो वॉल्यूम इंक्रीज होगी वुड के अंदर से वो बाहर जो रॉक्स के स्पेस को और बढ़ाएगी, तो इसके कारण वो क्रैक्स पैदा कर सकती है। तो एक इम्बाइबिशन प्रेशर डेवलप होगा, वो क्रैक्स वहाँ पे प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो प्री हिस्टोरिक मैन भी इस प्रोसेस का यूज करते थे इम्बाइबिशन का, जो कि रॉक्स को स्प्लिट करने में। तो ऐसा आज भी यूज किया जाता है कई जगह पे, तो अगर आपको एप्लीकेशन देखने को मिल सकती है। तो ये प्रोसेस जो होती है इम्बाइबिशन की बहुत ही प्री हिस्टोरिक टाइम से चलती आ रही है, जब ह्यूमन को इसके बारे में पता लग चुका था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोसेस। सिग्निफिकेंस इसमें देखो मेनली क्या है, सीड जर्मिनेशन में सिग्निफिकेंस है कि जब सीड आपने सोइल में आप ग्रो करवाते हैं तो वो कैसे निकलता है, तो उसके लिए कोई ना कोई प्रेशर तो डेवलप होना चाहिए, तभी तो वो सोइल की लेयर को ब्रेक करके बाहर आ पाएगा। सीड कोट को ब्रेक करने के लिए प्रेशर चाहिए। तो उसमें क्या होता है, जब सीड को हम सोइल में डालते हैं ना सीड जर्मिनेशन के दौरान, तो वहाँ पे उसके पास अपना कुछ पानी रहता है, और जो सोइल होती है उसमें भी मॉइस्चर होता है। तो मॉइस्चर होने के कारण जो सीड है वो वहाँ पे पानी का एड्जॉर्प्शन करता है, और उसको प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्बाइबिशन। और पानी को एड्जॉर्प्शन करने के बाद में क्या होगा कि अंदर जा करके उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होने से वहाँ पे इम्बाइबिशन प्रेशर डेवलप होगा, वही इम्बाइबिशन प्रेशर हेल्प करेगा ब्रेकिंग ऑफ सीड कोट। तो सीड कोट को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे पानी का एडजॉर्प्शन होगा, इम्बाइबिशन होगा, वही इम्बाइबिशन प्रेशर जो होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा ब्रेकिंग ऑफ सीड कोट के लिए। वो क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ सीड कोट के लिए। और उसके बाद में क्या होगा, फिर उसको सीड कोट से बाहर आ गया, अब उसको सोयल से बाहर निकलना है, तो वही इम्बाइबिशन प्रेशर और पानी लेगा, तो उसके कारण इम्बाइबिशन प्रेशर डेवलप हुआ है, वही रिस्पॉन्सिबल होगा कि सीडलिंग जो बनेगा उससे सीड से वो बाहर सोयल से बाहर आ जाएगा। वो क्यों आएगा, क्योंकि वहाँ पे इम्बाइबिशन प्रेशर जो होगा वो सोयल को लेयर को वहाँ पे ब्रेक करने में हेल्प करेगा, और वही रिस्पॉन्सिबल होगा कि सीडलिंग को बाहर लाने के लिए। तो ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण आपको पता लग गया कि यहाँ पर सीड जर्मिनेशन जब होता है तो वहाँ पे जो सीड कोट ब्रेक होता है और जो सीडलिंग बाहर आता है सोयल से, उसके लिए इम्बाइबिशन प्रेशर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आपने कहीं पे सीड लगाया और वहाँ पे सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर नहीं था, तो वो सीड डाई कर जाएगा। क्यों कर जाएगा, क्योंकि उसके जो इम्बाइबिशन प्रेशर डेवलप होने सीड कोट ब्रेक होना चाहिए था, और उसमें सीडलिंग बनना चाहिए था, वो नहीं बन पाएगा क्योंकि उसके पास पानी ही नहीं रहेगा, तो वो सीड कोट ब्रेक नहीं कर पाएगा और वो सीड वहाँ पे जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो एक रीज़न ये भी होता है कि सीड जब जर्मिनेशन होता है तो कुछ सीड्स वहाँ पे जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, उसमें लैक ऑफ मॉइस्चर, यहाँ पे पानी की कमी होने के कारण वो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। तो ये रीज़न भी रहता है, क्रॉप जब हम जर्मिनेशन करते हैं तो वहाँ पे कुछ सीड्स डेवलप नहीं हो पाते हैं, वो इसी कारण की इम्बाइबिशन प्रेशर डेवलप
नहीं हो पाता है। तो ये जो था इसके बारे में, इम्बाइबेशन प्रेशर के बारे में इतना हमें समझना है। एग्जाम में, नीट के एग्जाम में इतना ही आपको याद रखना है। अब देखो एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या है, पहले वहाँ से पढ़ते हैं हम जो गिवन है, ठीक है। अब यहाँ पे गिवन है इम्बाइबेशन के बारे में, ये रहा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दिस पॉइंट, इम्बाइबेशन। Imbibition is a special type of diffusion when water is absorbed by solids or colloids causing them to increase in volume। तो इम्बाइबिशन क्या है, एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है, ये आपको पता लग गया है। और ये वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है सॉलिड्स के द्वारा और उनकी वॉल्यूम को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। द क्लासिकल अब देखो आगे देखते हैं, इसमें आगे यहाँ पे लिखा हुआ है इम्बाइबिशन, जहाँ पे हम कंप्लीट किया उसके बाद में है। Now let's come to that point. Imbibition is the classical example of imbibition क्या है, the classical examples of imbibition are absorption of water by seeds and dry wood। ये आपने समझ लिया है कि यहाँ पे जो ड्राई वुड होती है और जो सीड्स होते हैं उसके द्वारा जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है वो किसका एग्जांपल है, इम्बाइबिशन का कारण। और उसी के कारण जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं ड्राई वुड या सीड, उनकी वॉल्यूम में इंक्रीज आती है और इंक्रीज होने का कारण क्या है, इम्बाइबिशन प्रेशर का डेवलप होना। तो वही रिस्पॉन्सिबल होता है। द प्रेशर दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्वेलिंग ऑफ वुड हैज़ बीन यूज्ड बाय द प्रीहिस्टोरिक मैन। ये किसके द्वारा यूज किया गया है, प्रीहिस्टोरिक मैन टू स्प्लिट रॉक्स एंड बोल्डर्स। और ये जो प्रेशर डेवलप होता है इम्बाइबिशन के कारण, जिसको बोलते हैं इम्बाइबिशन प्रेशर, वो स्वेलिंग ऑफ वुड जो होती है तभी डेवलप होता है और उसको यूज़ किया गया प्रीहिस्टोरिक मैन के द्वारा टू स्प्लिट रॉक्स और यहाँ पे बोल्डर्स को। इफ़ इट वर नॉट फॉर द प्रेशर, अगर वो प्रेशर नहीं होता इम्बाइबिशन के कारण, सीडलिंग्स वुड नॉट हैव बीन एबल टू एमरेज आउट ऑफ, और जो सीडलिंग बनते हैं सीड जनरेशन के दौरान कम आउट एमरेज आउट ऑफ सोयल इन टू द ओपन, और वो ओपन में नहीं आ पाते, मतलब सोयल से ऊपर नहीं आ पाते। दे प्रोबेबली वुड नॉट हैव बीन एबल टू स्टेब्लिश, और उनकी वहाँ पे स्थापना नहीं हो पाती, तो वो अंदर ही डाई कर सकते थे। तो ये इम्बाइबिशन प्रेशर रिस्पॉन्सिबल, इसके कारण वो सीडलिंग्स एमरेज आउट होते हैं और सोयल से बाहर आते हैं और वो अपने ग्रोथ करते हैं। इम्बाइबिशन इज ऑल्सो डिफ्यूजन सिंस वाटर मूवमेंट इज अलॉन्ग ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये भी एक डिफ्यूजन आपको पता लग गया, क्योंकि डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अपने अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। और ये इम्बाइबिशन में भी यहाँ पे वाटर पोटेंशियल के बेसिस पे वाटर के मूवमेंट जो हो रहा है वो अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। तो ये भी एक तरह का जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट है। द सीड्स एंड अदर सच मटेरियल्स हैव ऑलमोस्ट नो वाटर हैंस दे एब्जॉर्ब वाटर इजिली। उनके पास में थोड़ा पानी कम रहता है सीड्स के पास में और ऐसे मटेरियल के पास में, इसलिए वो पानी आराम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अंदर उनके पास फ्री स्पेस रहता है, वॉइड रहती है, उन वॉइड्स में पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन एब्जॉर्बेंट को हमने इम्बाइबेंट बोला था, ठीक है, और या फिर एब्जॉर्बेंट बोला था। एंड द लिक्विड इम्बाइब्ड इज एसेंशियल फॉर द इम्बाइबिशन, कि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए। हमने प्री रिक्वेस्ट जब पढ़ी तो हमने कहा था कि वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना ही चाहिए वहाँ पे, बिना इसके ये इम्बाइबिशन नहीं होगा। तो जो सॉलिड का मटेरियल है और जो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स उनके बीच में वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए। तो नेक्स्ट है, इन एडिशन for any substance to imbibe any liquid, affinity between the adsorbent एंड द लिक्विड इज ऑल्सो प्रीरिक्विसाइट। उनके बीच में एफिनिटी भी होनी चाहिए, बिना एफिनिटी के इम्बाइबेट और इम्बाइबेंट वहाँ पे इम्बाइबिशन शो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वहाँ पे एफिनिटी का ऑर्डर भी पढ़ लिया हमने कि किस मटेरियल में ज़्यादा है, कैसे है, क्योंकि हमने पढ़ा कि सेलुलोज में कम है, उससे ज़्यादा स्टार्च में है, फिर प्रोटीन में उससे ज़्यादा, और प्रोटीन से ज़्यादा पैक्टीन में है, पैक्टीन से भी ज़्यादा अगर अगार में है। तो ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है नीट में कि यहाँ ऑर्डर क्या है, और साथ में उसके बेस कुछ वहाँ पे ग्रेन्स या क्रॉप्स के नाम दे देगा, और आपको वहाँ पे पता करना बस कि वहाँ पे कौन सी क्रॉप में कौन सा वुड जो है स्टोर्ड होता है किस फॉर्म में, उसी के बेसिस पे आप इम्बाइबिशन प्रोसेस का ऑर्डर बता सकते हैं और किस में हाईएस्ट हो सकता है, किस में लोवेस्ट हो सकता है। तो ये तो था बच्चों इम्बाइबिशन के बारे में, आपको सब समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आया है तो इसलिए वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन पता लगते रहें। और यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं इम्बाइबिशन के बारे में, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।